गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर अपन को 7 टॉपिक पढ़ने रहेंगे। पहला टॉपिक रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा और कब आप प्रायर परमिशन ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेकंड पॉइंट में अपन पढ़ेंगे ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या देख के रजिस्ट्रेशन देखी। थर्ड है सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, क्या आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड भी हो सकता है क्या। फोर्थ है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। फिफ्थ सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, आप अपनी मर्जी से भी सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट में अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन वो सर्टिफिकेट कैंसिल और सरेंडर, यानी कि जिन भी लोगों का कैंसिल और सरेंडर कर दिया सर्टिफिकेट, अब उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट अपन को देखना रहेगा रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि कितने टाइम पीरियड बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आखिर ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और कौन सी लिमिट है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले 2 मोड्स ऑफ एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप रजिस्ट्रेशन ले लो या फिर आप प्रायर परमिशन ले लो सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, जनरली नॉट फ्रिक्वेंट, यानी कि आपको लगता है कि हार्डली 1-2 ट्रांजेक्शन ही करने साल में, तो आप प्रायर परमिशन ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि बार बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, प्रायर परमिशन आप ले लो जब आपको लग रहा है कि बहुत कम मिलने के चांस है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बार बार फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। तो एवरी पर्सन एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन इफ नॉट रजिस्टर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। प्रायर परमिशन के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि आखिर उसको उसका स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक सोर्स क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। और अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आपको लग रहा है कि बार बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, नो पर्सन हैविंग अ डेफिनेट कल्चर इकोनॉमिक एजुकेशनल रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम शैल एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन अनलेस सच पर्सन ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपको एजुकेशनल वे में चाहिए, ठीक है, सोशल प्रोग्राम के लिए चाहिए, रीजनल प्रोग्राम के लिए चाहिए, कल्चर प्रोग्राम, इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है, इन सब के लिए अगर आपको चाहिए, इन सब अगर मान लो आपकी कोई एनजीओ है, ठीक है, एजुकेशनल की, और उससे आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है, तभी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म बता रखे हैं FC3 है, FC3 भी है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, प्लस एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट आपको एग्जीक्यूटेड बाय ईच ऑफिस बियरर एंड की फंक्शनरी एंड मेंबर इन प्रोफॉर्मा ए, यानी कि एफिडेविट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आप इसको यूज़ कह सकते हो, और ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मान लो अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर 4 पार्टनर है, ठीक है, तो चारों पार्टनर के साइन होने ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रोफॉर्मा ए के अंदर लिख रखा है कि कितने % को साइन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नोट, एनी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट एंड या फिर स्टेट एक्ट अकाउंट ऑडिटेड बाय कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इस्टेब्लिश हुई है सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर, प्लस उसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, ठीक है, बाय कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब पर्सन ने फॉर्म तो भेज दिया सरकार को 3A 3B, ठीक है, एक होता है वही रजिस्ट्रेशन के लिए और एक होता है प्रायर परमिशन के लिए फॉर्म। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ बातों को देखेगी, कुछ कंडीशंस देखेगी कि पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देगी। पहला, इज़ नॉट फिक्टिशियस और बेनामी। ठीक है, ये वाला पर्सन फिक्टिशियस नहीं है, has not been convicted, prosecuted for indulging in activities aimed at conversion through inducement of force from one religious faith to another। ठीक है, इस पर्सन पर कोई ऐसे पर्सन होते हैं ना जो धर्म को
लोगों के धर्म को बदलते हैं ज़बरदस्ती। तो ऐसा ये इस पर ऐसा कोई कन्विक्टेड, ठीक है, केस तो नहीं है या चल तो नहीं रहा है, ठीक है। हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन फॉर डिसहार्मनी, यानी कि रिलीजन दंगे बोलते हैं जिसको, वो तो इस पर्सन वो वाला पर्सन इसमें तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ डाइवर्जन मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसने कभी कोई डाइवर्जन ऑफ फंड्स तो नहीं किया है। नॉट एंगेज इन प्रोपगेशन ऑफ सेडिशन और वायलेंट मेथड्स, ठीक है, कभी सरकार के अगेंस्ट रैली निकालना उसमें तो ये पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। नॉट लाइकली टू यूज़ फॉर पर्सनल गेंस और डाइवर्ट फॉर अनडिजायरेबल पर्पस, ठीक है, कभी उसको कुछ मिला है गेंस तो उसने अपने पर्सनल गेंस के लिए तो यूज़ नहीं करा है, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन पहले मिला है तो। हैज़ नॉट कंट्रावेंट प्रोविजंस ऑफ एक्ट, कभी कोई फॉरेन कंट्री फॉरेन FCRA का कॉन्ट्रावेन तो नहीं किया है कभी इसने पहले। नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या वो ये पर्सन प्रोहिबिट तो नहीं है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल हैज नाइदर बीन कन्विक्टेड अंडर लॉ नॉर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, यानी कि इस इंडिविजुअल पर कभी कोई पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा है। द पर्सन बीइंग अदर देन इंडिविजुअल एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिस बियरर्स हैज नाइदर बीन कन्विक्टेड नॉर एनी प्रोसिक्यूशन इज अगेंस्ट पेंडिंग अगेंस्ट हिम, यानी कि कोई डायरेक्टर और ऑफिस बियरर अगर ये है तो उस पर कोई पेंडिंग केस तो नहीं है, ठीक है। तो अब इतना सब आप याद नहीं रख पाओगे तो इसके लिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ये पर्सन फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। चेंजिंग रिलीजन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोगों के ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन वाला काम करे। कम्युनल टेंशन, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स, सेडिशन, सरकार के अगेंस्ट कोई रैली निकालना, पर्सनल गेंस, कॉन्ट्रावेन प्रोविजंस, ठीक है, बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नॉट प्रोहिबिटेड होना चाहिए फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अपन ने पहले लिस्ट देखी थी कि कौन कौन से पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा है या फिर कोई डायरेक्टर का केस तो नहीं है जो पेंडिंग हो। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, उसके बाद ही आपको देगी, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट sovereignty, security, public interest, fairness of election, relation with foreign state, encouragement of offense, harmony between religion, racial, caste, and the safety of any person, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देने से पहले ये भी देखेगी कि अगर आपको सर्टिफिकेट दिया तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, ठीक है। उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के रिलेशन फॉरेन स्टेट से बिगड़ जाए, ऐसा तो कुछ आप नहीं कर रहे हो। फेयरनेस ऑफ इलेक्शन पर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब देखेगी, उसके बाद ही सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्म भरोगे। FC3 है, 3 भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कुछ फीस होगी प्लस आपको इस समय फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये ओपन भी कराना पड़ेगा ये अकाउंट, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो कोई भी फॉरेन करेंसी हो तो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक है, इसका एक अकाउंट होता है वो आपको ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको विद इन 90 डेज आपको जवाब दे देगी कि आप ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद विद इन 90 डेज आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर हो गया तो वो 5 साल के लिए हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने फॉर्म 3 भी भरा होगा, यानी कि प्रायर अप्रूवल भरा होगा परमिशन के लिए, तो परमिशन आपको मिल जाएगी, पर वह स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपको परमिशन मिलेगी। आपने बताया होगा ना कारण कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन किससे एक्सेप्ट करना है, क्या पर्पज़ है, तो वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपको परमिशन मिलेगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देगी तो आपको कॉपी भेज देगी कि आखिर आपकी रीज़न बता देगी कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है। नोट 4 बातों को नोट करना है, ठीक है। A person shall not be eligible for certificate permission if certificate has been suspended or suspension period going on. अगर सरकार ने आपको पहले सस्पेंड कर रखा है सर्टिफिकेट देने से तो आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट गिव रीजंस फॉर रिफ्यूजल वेयर देयर इज नो ऑब्लिगेशन अंडर RTI एक्ट 2005, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कई केस में रीज़न भी नहीं बताएगी अगर सरकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा RTI एक्ट के तहत। The central government may require
that any person who seeks prior permission certificate renewal shall provide आधार नंबर और इन केस ऑफ फॉरेनर अगर किसी फॉरेनर को चाहिए तो उसका पासपोर्ट और ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा और अगर आप फॉरेनर हो तो ये आपको देना पड़ेगा। नोट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन किन लोगों को मिलता है? जिन्होंने 3 साल का ऑडिट कराया हो, ठीक है। 3 साल का ऑडिट नहीं कराया तो आपको चाहिए तो आपको सिर्फ प्रायर अप्रूवल ही मिल सकता है, ठीक है। ऑडिटेड जिसके पास फाइनेंशियल्स और 3 साल के प्लस स्पेंट एटलीस्ट 15 लाख INR एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस, यानी कि आपने 15 लाख रुपए खर्च करे हो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एडमिन पर्पस, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक तरीके से आप एलिजिबल हो। ये रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी है तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मोर देन 180 डेज से ज़्यादा के लिए आपको सस्पेंड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करना पड़ेगा या फिर आपका जो भी होगा। नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इस सस्पेंशन के दौरान आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपको रिसीव करना है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। नॉट यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस दौरान आपको उस पैसे को आप यूज़ भी नहीं कर सकते जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते हो। इन केस ऑफ सस्पेंशन अनस्पेंट अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर। अगर सस्पेंशन के दौरान आपके पास कोई अमाउंट है, ठीक है, अचानक से आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो आपके पास कोई अनस्पेंट अमाउंट पड़ा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, तो आप 25% तो आप यूज़ कर सकते हो जो आपने डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव बताया ऑर्गेनाइजेशन का विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। परमिशन लेके आप उसका 25% यूज़ कर सकते हो और जो 75% अमाउंट है वो आपके रिवोकेशन, यानी कि अगर आपका ये सस्पेंशन कैंसिल होता है तो ये आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते 75% अमाउंट। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अगर सरकार को लगता है कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है एप्लीकेशन के अंदर, जब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बारी आई थी आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो सर्टिफिकेट में लिखी थी उसका वायलेट करा है या कोई रूल्स ऑर्डर प्रोविजंस का वायलेट करा है या फिर सर्टिफिकेट होल्डर नॉट बीन एंगेज इन चूजन फील्ड फॉर कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, या तो सर्टिफिकेट होल्डर ने कोई जो रजिस्ट्रेशन के अंदर रीज़न लिखा था वो उससे अलग ही यूज़ कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा 2 साल से, या फिर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट है तो आपका इनमें से कोई सा भी पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। नोट एनी पर्सन हु सर्टिफिकेट कैंसिल नॉट एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन। आप सर्टिफिकेट भी नहीं ले सकते, प्रायर परमिशन भी ले सकते हैं फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। अगर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल होता है तो आप 3 साल के लिए एक तरीके से बैन हो जाओगे। नेक्स्ट आता है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप अपनी मर्जी से सरेंडर करना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आखिर आप क्यों, इंक्वायरी करेगी कि आखिर आप क्यों सरेंडर करना चाहते हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि आपने कोई भी एक्ट का अभी तक कॉन्ट्रावी नहीं करा है, नियम नहीं तोड़ा है, तो आपको परमिट कर देगी, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्म FC7 भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ पर्सन, ठीक है, यानी कि ऐसा पर्सन जिसका कैंसिल हो गया या फिर सरेंडर हो गया सर्टिफिकेट तो उसके फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, ठीक है। पहला विजिट इन बैंकिंग अथॉरिटी टिल CG इशूज ऑर्डर, ठीक है, विजिट नहीं या वेस्ट है, ठीक है, तो यानी कि उसका वेस्ट इन बैंकिंग अथॉरिटी टिल सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर, यानी कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं करती तब तक उसका ध्यान बैंकिंग अथॉरिटी रखेगा। इफ़ नेसेसरी मैनेज एक्टिविटीज़ ऑफ पर्सन इफ लैक ऑफ फंड्स डिस्पोज एसेट्स, यानी कि वो बैंकिंग अथॉरिटी जो आपका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जिसके लिए आपने पैसे लिए थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो अब ये काम बैंकिंग अथॉरिटी करेंगे और अगर उनको पैसों की लैक ऑफ फंड्स लगता है तो वो आपके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आपको जो एसेट्स मिला था उसको भी डिस्पोज यानी कि सेल कर सकते हैं। रिटर्न फॉरेन करेंसी एंड एसेट्स इफ रजिस्टर्ड अगेन, अगर आप प्रूव हो जाते हो कि आपका गलती से कैंसिलेशन किया सरकार ने और वापस आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा जो भी आपकी
एसेट्स या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट आता है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि अब आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक टाइम बाद डिबार्ड हो जाता है, तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा विद इन 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आपका आज सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है तो आपको आज से 6 महीने पहले विद इन 6 मंथ्स जिस दिन आपका एक्सपायर हो सर्टिफिकेट उससे 6 महीने पहले आपको रिन्यू कराना है ताकि आप ट्रांसैक्शन कर सको। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप ट्रांसैक्शन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपका वापस रिन्यू नहीं हो जाए सर्टिफिकेट। इसलिए आपको पहले से ही रिन्यू करा के रखना है। ठीक है, फॉर्म FC3C भरना है। ठीक है, फीस 5,000 लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भरना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आपका सर्टिफिकेट रिन्यू कर देगी 5 साल के लिए, और विद इन 90 डेज ही आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, विद इन 90 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेस्पॉन्ड कर देगी। इन केस अ पर्सन एक्सप्लेन रीजंस फॉर नॉट सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर रिन्यूअल। अब मान लो ये 6 महीने निकल गया और आपका लाइसेंस यानी कि वो एक्सपायर हो गया, तो क्या होगा, आपको लगता है आप इस सरकार को अगर जेन्युइन रीजंस बताते हो तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा विद लेट फीस ऑफ 5,000 रुपीज़। लेट फीस भर सकते हो बट नॉट लेटर देन 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टिफिकेट। यानी कि इसकी भी टाइम लिमिट है, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया उसके 1 साल के दौरान आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, विद लेट फीस। ठीक है, अगर आप उसके बाद करते हो तो आपको वापस जैसे शुरू से आपने करा था ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो वापस से प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर 1 साल निकल गया और आपका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ और आपको चाहिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से अभी भी आपको फंड्स एक्सेप्ट करने, तो वापस से ये पूरा साइकिल चलेगी। ठीक है, वापस से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अकाउंट्स इंटीमेशन ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। यानी कि आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इंटीमेशन यानी कि आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या ऑडिट कराना ज़रूरी है। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स से रिलेटेड अपन पॉइंट्स देखेंगे। पहला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू शेड्यूल बैंक, यानी कि जो भी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है कंट्री के अंदर वो सारा एक अकाउंट में आएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो ऐसा एक FCRA अकाउंट होता है विद SBI न्यू दिल्ली। ठीक है, वहाँ आपका एक अकाउंट मेंटेन होगा, वहीं सारा आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा। द रेसिपेंट में ऑल्सो अपन अदर अकाउंट फॉर ऑपरेशनल कन्वीनियंस। फिर आप इस खाते से दूसरे खाते में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर सकते हो। नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी रिसीव डिपॉजिटेड इन सच अकाउंट्स। इस खाते के अंदर आप कोई दूसरा पैसा जमा नहीं करा सकते। ठीक है, सिर्फ इसमें आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही रहेगा। बैंक शैल रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एनी ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यानी कि कोई भी आपके इस खाते के अंदर पैसा आता है तो बैंक रिपोर्ट कर देगा विद इन 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद आता है इंटीमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड होता है अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा FC4 एंड FC1। सेंट्रल गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। क्या क्या आप इंटीमेट सरकार को बताओगे, स्कैन कॉपीज ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, प्लस डिटेल्स बताओगे फंड ट्रांसफर टू अदर बैंक अकाउंट फॉर यूटिलाइजेशन, आपने कितना पैसा कैसे अदर बैंक अकाउंट में डाला, प्लस सर्टिफाइड बाय CA द्वारा ये सर्टिफाइड होने चाहिए। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूली सर्टिफाइड बाय ऑफिसर ऑफ बैंक ऑथोराइज्ड पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि अगर आपको कोई ऑथोराइज डीलर के थ्रू पैसा मिलता है फॉरेन एक्सचेंज का, ये ऑथोराइज डीलर कौन होता है, ये आप फेमा, ठीक है, फेमा चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। फेमा 1999 एक चैप्टर है, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि ऑथोराइज डीलर कौन होता है फॉरेन एक्सचेंज का। अगर आपको प्रॉपर अफसरों द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो ये भी आप बताओगे कि आपको कैसे फंड्स रिसीव हुआ है। द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ये सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपको 6 साल तक रखने, और अगर किसी साल मान लो आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, तो आपको नील रिपोर्ट भरनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। इफ़ नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, इंटीमेट विद इन 9 months ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
ये सारा एक साल के बाद आपको 9 महीने के बाद जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया उससे 9 महीने स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें आपको ये सब इंटीमेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सब तो साल के लास्ट में ही बनते हैं, ठीक है, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर ही बनते हैं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेट्स ओनली टू आर्टिकल्स, आर्टिकल यानी कि सामान, तो आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा। FC1 में आर्टिकल है या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स वगैरह है तो आपको FC1 फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। एवरी पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रायर अप्रूवल मेंटेन, चाहे आप एक बार ही प्रायर अप्रूवल ले रहे हो तो अभी आपको अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो भी आपको रिसीव हुआ उसका मेंटेन करना पड़ेगा। अकाउंट्स रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज, जहाँ जहाँ आपने पैसा यूटिलाइज करा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश इंटीमेशन, यहाँ ज़रूरी नहीं है ऑडिट कराना, पर अगर सरकार को लगता है कि आपने इंटीमेशन नहीं करा, ये सब आपने काम नहीं करा, इंटीमेशन एज पर लॉ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ इंटीमेशन प्रोविजन ऑफ एक्ट कॉन्ट्राविंग, कोई आपने एक्ट का तोड़ा है, ठीक है, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज एनी ऑफिसर ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाय सच पर्सन, किसी ऑफिसर को आपके यहाँ भेज सकते हैं या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराने को बोल सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप ये काम करते हो तो आपको ऑडिट के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि वेयर एनी पर्सन हु वाज परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन सीजेस टू एग्जिस्ट और बिकम डिफंक्ट, यानी कि अब उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया, तो उसका क्या होगा, कोई एसेट्स है उसके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से उसने बनाए थे एसेट्स, तो उसका डिस्पोज होगा एज पर लॉ। और अगर कोई उसके बारे में लॉ नहीं लिखा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि आखिर उन एसेट्स को डिस्पोज कैसे करना है, ठीक है, रखना है, बेचना है, क्या करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। क्योंकि आपका लाइसेंस तो सरेंडर या तो आपने कैंसिल हो गया या फिर आपका सरेंडर हो गया। नेक्स्ट आता है इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको क्या करना है, विद इन 180 डेज इंटीमेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी और बोर्ड, यानी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करता है तो उसको विद इन 180 डेज सरकार को बताना है, या फिर कोई अथॉरिटी हो या फिर जैसा सरकार बोले कि दोनों को बताना है तो उस हिसाब से। फॉर्म FC1 बनना है विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जिस दिन उसका नॉमिनेशन हुआ उसके विद इन 45 डेज उसको फॉर्म FC1 भरना रहेगा। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें अपन ने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक देखा और ये अपन ने अकाउंट्स इंटीमेशन ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स देखा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का देखेंगे और उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक और टॉपिक अपना बाकी है, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एडजुडिकेशन, ठीक है। क्या होता है एडजुडिकेशन ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।